वलाजा की जंग के बाद रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर ने देखा कि मुसलमान उनके इलाकों को बहुत तेज़ी के साथ फतह कर रहे हैं, तो दोनों एम्पायर्स ने ये सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुसलमान बहुत जल्द ही दोनों एम्पायर को ख़त्म कर देंगे। और उन दोनों एम्पायर्स ने मुसलमानों के खिलाफ अपनी 700 साल पुरानी दुश्मनी को ख़त्म करके दोनों एक यूनिट हो गए और मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारी करने लगे। हज़रत खालिद बिन वलीद के काम करने का जो तरीका था उसे लोग बहुत पसंद करते थे, फिर वो जंग के मैदान में हो या इकोनॉमी के इंतज़ामात करने में। इराक़ में पर्शियन एम्पायर जो लोगों से टैक्स लेता था, हज़रत खालिद बिन वलीद ने उसे जज़िये के रूप में आधा कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 50 दिनों के अंदर 90% लोगों ने अपना टैक्स अदा किया, जिससे मुसलमानों की फ़ौज को और मजबूत बनाने में मदद मिली। वलाजा की जंग के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद और पर्शियन एम्पायर के कैपिटल मदायन में अब ज़्यादा फासला बाकी न रहा था। मदायन सिटी को आज हम टेसीफोन सिटी के नाम से भी जानते हैं और अब बारी थी इराक़ के सेंटर सिटी अल हिरा की। मुसलमान अब अल हिरा की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। पर्शियन एम्पायर ने वलाजा की जंग से पहले 2 फौज एक साथ भेजी थी, जिनमें से एक को तो वलाजा में ही हज़रत खालिद बिन वलीद ने हरा दिया था और अब बारी थी दूसरी फ़ौज की। जब पर्शियन एम्पायर को पता चलता है कि मुसलमान अब अल हिरा की तरफ बढ़ने लगे हैं, तो उसने अपनी फ़ौज को अल हिरा की तरफ ही मोड़ दिया और आखिरकार दोनों फ़ौज उलैस के मकाम पर आमने सामने हो जाती हैं। और यही वो वाहिद जंग है जिसके बारे में खालिद बिन वलीद खुद फरमाते हैं कि मैंने जंगे मुता में रोमन एम्पायर के खिलाफ 9 तलवारें तोड़ी थी, लेकिन उलैस की फ़ौज जैसी कोई भी फ़ौज नहीं देखी। खालिद बिन वलीद जंग के लिए जो तरीका इस्तेमाल करते थे वो बाकी के सब जनरल से थोड़ा अलग था। वो जंग लड़ने से पहले फ़ौज के दिमाग से खेलते थे। जंग शुरू होने से पहले वो दुश्मनी फ़ौज के जनरल को अकेले लड़ने का मौका देते थे और फिर उसे मारकर दुश्मनी फ़ौज के हौसले को तोड़ देते थे। पर इस बार पर्शियन एम्पायर का ये जनरल इस बात को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने जंग से पहली रात उस मैदान में ज़मीन के अंदर 12 लोगों को छुपा दिया। और ऑफ कोर्स अगले दिन जब खालिद बिन वलीद ने उस जनरल को अकेले लड़ने का मौका दिया, तो वो जनरल कुछ ऐसे कहने लगा, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पर लड़ेंगे। और वो खालिद बिन वलीद को उस मकाम पर ले गया जहाँ पर वो लोग ज़मीन के अंदर छुपे हुए थे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने जैसे ही जंग लड़ना शुरू किया, वो 12 लोग ज़मीन के नीचे से निकल कर बाहर आए और हज़रत खालिद बिन वलीद पर हमला कर दिया। अब एक तरफ तो ये 13 लोग और दूसरी तरफ खालिद बिन वलीद अकेले। खालिद बिन वलीद अपने एक और जंगजू की मदद से इन 13 लोगों को भी मार डालते हैं और अब जंग का आगाज़ होता है। पर्शियन एम्पायर की ये फ़ौज भी मैदान छोड़कर भाग जाती है और आखिरकार जीत मुसलमानों की ही होती है। हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ऐ खालिद, तो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है जो मुशरिकों के लिए अपनी म्यान से निकली है। अल हिरा सिटी के बाद पर्शियन एम्पायर में खालिद बिन वलीद का खौफ इस कदर बढ़ चुका था कि कुछ छोटे छोटे सिटी तो अपने आप को खालिद बिन वलीद के सामने सरेंडर ही कर देते थे और खालिद बिन वलीद वहाँ पर इस्लामी परचम लहराने के बाद इंसाफ कायम करते थे और सूदखोरी को ख़त्म कर देते थे और साथ ही साथ काश्तकारों और ज़मींदारों से लगान के समझौते भी करते थे और इंसाफ कायम करने के लिए बहुत सारी अदालतों को भी बना डालते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु
जंग से पहले सभी जनरल्स को वही इंस्ट्रक्शंस देते थे जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से पहले दिया करते थे कि हमें जुल्म को ख़त्म करना है, मजलूम को नहीं। किसी बच्चे, बूढ़े, औरतों पर हाथ उठाए बिना, उनको नुकसान पहुंचाए बिना उन लोगों से जंग करनी है जो तुमसे जंग करे। यहाँ तक कि बिना ज़रूरत किसी जानवर को भी मारना गलत बात है। इन्हीं सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए खालिद बिन वलीद इलाकों को फतह करते थे और फतह होने के बाद उनको ज़मीनें वापस कर देते थे और सूदखोरी को ख़त्म कर देते थे। यहाँ तक कि मिनिमम टैक्स जजिए के रूप में लगाते थे। और यही वजह है कि खालिद बिन वलीद जिन इलाकों को फतह करते थे वहाँ की इकोनॉमी घटने के बजाय खुशहाली आती थी और इकोनॉमी ग्रोथ करती थी। अगले 3-4 महीने तक कोई जंग नहीं होती और हज़रत खालिद बिन वलीद सब जगह पर इस्लामिक लॉज कायम करने में मसरूफ़ हुए। दूसरी तरफ मदीना में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े बड़े सहाबाओं की एक मीटिंग बुलवाई जिसमें हज़रत मौला अली शेर खुदा, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे बहादुरों को भी बुलाया गया। पर यह मीटिंग इस बार पर्शियन एम्पायर के बारे में नहीं थी, बल्कि ये तो रोमन एम्पायर के बारे में थी। और अब बारी थी रोमन एम्पायर पर हमला करने की, उसकी साख को मिटाने की। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।